नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से तैयार हूं नए मॉक टेस्ट को लेकर। और फिर से अपन एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस के चारों ऑप्शनों को और देखेंगे कि नए क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों क्वेश्चनों को ढंग से रीड किया कीजिए आप लोग। देखिए चावल में खाद्य भाग कौन सा, जैसे चावल है जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रूट, एंडोस्पर्म, कॉटिल्डम और एम्ब्रॉय। इनकी मैंने एक इमेज बनाई है, मैं आपको समझाता हूँ चारों कैसे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा आंसर तो एंडोस्पर्म होगा कि चावल में जो खाद्य पदार्थ होता है वो होता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म होता क्या है उसके बारे में विख्यात देखते हैं, चलो आओ। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, जो देखो ये मैं पूरा की पूरा फ्रूट है, पूरा का पूरा क्या है फ्रूट है। इसमें जो ये जगह है ना, ये पूरी की पूरी जो दिख रही है पूरा एंडोस्पर्म है, जो कि चावल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, ये चावल में पाया जाता है, चावल के अंदर यानी कि राइस में होता है। जैसे मैंने कहा अनाज, गेहूं के बारे में बात करते हैं, अनाज, और अनाज में क्या लिया मैंने, गेहूं ले लिया, उसमें भी यही कंडीशन होती है। आप इस चीज़ से समझ सकते हो, इसमें भी ये क्या क्या यही कंडीशन होती है, इससे आप समझ सकते हो। अपन जैसे कि मैंने इसको पूरा फ्रूट बताया, ये क्या है पूरा, ये यहाँ पे जो बताया गया ये है साइटिलोडोन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बीज के भीतर का बीज के भीतर का पाया जाता है। अंकुरण के दौरान पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कोटिलेडन करता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना। और एम्ब्रॉय का क्या होता है, ये जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय मीन क्या होता है बच्चों, भ्रूण होता है। ये बात आप लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। और आपको मैंने इमेज क्लियरली बना दी जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। स्वर्गीय हरगोविंद खुराना को 1968 में शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस भाग के लिए मिला था। देखिए 1968 हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है बच्चों। किससे सम्मानित किया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा क्लास में बताता रहा हूँ, 1947 के बाद, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये बात ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फ्रीडम 1947 के बाद जब किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज के थ्रू, वो कौन थे, हरगोविंद खुराना थे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना, ठीक। कब सम्मानित, 1968 में नोबेल प्राइज। किसके लिए मिला था बच्चों, ये मिला था मेडिसिन के लिए। और मेडिसिन में भी क्या किया इन्होंने, जेनेटिक्स को डिकोड किया था, जेनेटिक को डिकोड किया बच्चों। क्या किया इन्होंने, जेनेटिक को डिकोड किया। ये बात अपन को यहीं पूछी गई और इसमें क्वेश्चन में जो आंसर है वो यही है। आ जाइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आनुवांशिक कोड की व्याख्या करना, आनुवांशिक कोड की व्याख्या करना यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे नोबेल का नाम आया तो नोबेल की मैं आपको जानकारी देता हूँ बच्चों। जैसे नोबेल प्राइज की जो शुरुआत होती है बच्चों, ध्यान रखना 1901 में होती है। पहली बार जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 1901 में दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति के नाम से स्टार्ट किया गया था उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। बाल को क्या याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल उनका नाम होता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833 को होता है। कब होता है, 21 अक्टूबर 1833 को होता है। और जो डेथ होती है 10 दिसंबर 1896 में होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये रहने वाले कहाँ के होते हैं बच्चों, स्टॉकहोम स्वीडन के होते हैं। ये जो रहने वाले होते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के होते हैं। और ये रिच फैमिली से आते हैं, काफ़ी संपन्न फैमिली होती है अल्फ्रेड नोबेल की, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। पहली बार जो नोबेल दिया गया था 1901 में दिया गया था। इसके जो सेक्टर्स थे वो 5 सेक्टर्स थे। सेक्टर कितने थे बच्चों, 5 सेक्टर, यानी कि 5 क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र कितने होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है बच्चों वो होता है फिजिक्स, दूसरा होता है बच्चों केमिस्ट्री, तीसरा होता है मेडिसिन, जैसे अभी हरगोविंद खुराना साहब के बारे में हमने देखा, मेडिसिन, ठीक है। अब चौथा होता है पीस, पांचवा होता है लिटरेचर। बोले सर आपने 5 गलत लिखवा दिया। नहीं बेटा, ये पहली बार जो प्रारंभ होते हैं 1901 में 5 होते हैं। लेकिन जब 6 आता है इकोनॉमिक्स का, ये बाद में आता है। इकोनॉमिक का कब आता है बच्चों, 6 आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 5 ये होते हैं, ठीक है। अब जो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है, गिवन जो किया जाता है, नोबेल प्राइज गिवन किया जाता है बच्चों 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज गिवन 10 दिसंबर,
आप समझ गए होंगे, इसकी पुण्यतिथि जब होती है अल्फ्रेड नोबेल की, इस डेट को ये दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यानी कि 10 दिसंबर के बारे में। अब दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है यहाँ से, जैसे मैं वापस आता हूँ इंडिया वालों पर, नहीं पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर अपन इंडिया वालों पर आएंगे। 10 दिसंबर को दिया जाता है। सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड भारत में होने वाले जो व्यक्ति हैं नॉमिनेटेड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड होने वाले व्यक्ति होते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। अब 2 क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है बच्चों? यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, यंगेस्ट जो नोबेल प्राइज विनर है वो है मलाला यूसुफजई। कौन है बच्चों? मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये जो रहने वाली है ये पाकिस्तान की रहने वाली है बच्चों। कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की रहने वाली। कब मिलता है इसको? 2014 में मिलता है। किसके लिए मिलता है बच्चों? पीस में मिलता है। ये बात ध्यान रखना। इसकी जो आयु होती है मात्र 17 ईयर्स की ये थी जब इसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विजेता के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिसको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? वो थे जॉन गुड इनफ। कौन थे बच्चों? जॉन गुड इनफ, ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज विनर। ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज की जब बात आती है तो किसका नाम आता है? जॉन गुड इनफ का आता है। ये रहने वाले हैं यूएसए यानी कि अमेरिका के बच्चों। ठीक है, इनको जो मिला था ये 2019 में मिला था। और सब्जेक्ट की बात आए तो केमिस्ट्री में मिला था। और इनकी आयु की बात आए तो 97, कई जगह 98 भी दे रखी है, क्लियर नहीं है, गूगल की ही बात कर रहा हूँ मैं। आप ये बात यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब अपने भारतीयों की बात करें। सबसे पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज से बच्चों सम्मानित किया गया था, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अगर स्वतंत्रता के बाद की बात आती तब तो हरगोविंद खुराना ही होती, लेकिन जब ओवरऑल की जब बात आती है तब हमें बताना है। फर्स्ट इंडियन, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? हाँ, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर कौन थे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किन में जीता इन्होंने बच्चों? इन्होंने जीता था लिटरेचर के अंदर। कब जीता बच्चों? 1913 में। ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इंडियन कौन है और ओवरऑल वर्ल्ड में कौन है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आफ्टर फ्रीडम भी मैंने बताया, हरगोविंद खुराना 1968 में जीतते हैं और पहले भारतीय जो होते हैं 1913 में जीतते हैं, जिनका नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बाद सीवी रमन 1930 में जीतते हैं। एक भी ये भी ध्यान रख लेना आप, 1930 सीवी रमन, इन्होंने फिजिक्स में जीता था बच्चों। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, सर हमने तो जो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है वो पढ़ा है ए बी और ओ। आपने जो वर्ड बोला है वो नया है हमारे लिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? ये होता है एचएच ग्रुप। कौन सा होता है बच्चों? एचएच ग्रुप। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, किसी से भी रक्त प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं ब्लड के बारे में बताता हूँ, जो ब्लड के भीष्म पितामह या फादर कहे जाते हैं ब्लड डोनर के या ब्लड के बारे में। लैंड स्टीनर, ठीक
ठीक है। लैंड स्टीनर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप के फादर कहे जाते हैं। ब्लड ग्रुपों के बारे में जिसने बताया सबसे पहले वो कौन थे? लैंड स्टीनर थे। और आपको बताना है कि विलियम हार्वे ने ब्लड के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं बच्चों। विलियम हार्वे, ये आपको नाम याद रखना है कि विलियम हार्वे ने क्या किया था, ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। लैंड स्टीनर ने क्या किया था, ये अलग बात याद रखनी है। ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ, दिख रहा है ना बोर्ड को अच्छी से, हाँ, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ये लीजिए बच्चों, ये बेसिक जानकारी है, इनके बारे में आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर सकते हो भैया किससे लिया कि किससे नहीं लिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, मैं बता चुका हूं इनमें से कोई नहीं। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड स्टीनर को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था भाई साहब को 1930 में। क्योंकि अपन अभी हाल ही में किसकी बात कर रहे थे? नोबेल प्राइज की बात कर रहे थे। और नोबेल प्राइज अपन बताए नहीं, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता। तो नोबेल प्राइज जो मिलता है लैंड स्टीनर को, नोबेल प्राइज 1930 में मिलता है। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों याद में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालकता बढ़ती है तो क्या होगा? तो वह एक है सेमीकंडक्टर है। वो क्या होता है बच्चों? इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक उत्तल लेंस के बीच वस्तु और वास्तविक छवि की न्यूनतम दूरी होती है 4f। कितनी दूरी होती है बच्चों? 4f होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। बल और वेग के उत्पाद को कहा जाता है, बल और वेग के उत्पाद को क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या कहा जाता है। यानी कि आप प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ एंड वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है पावर इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई एफ। तो ये क्या है? पावर। पी का मतलब क्या है बच्चों? पावर, यानी कि शक्ति। तो अब देख लो शक्ति दे रखी है कि कहीं पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को बेंजीन समूह के एक हाइड्रोकार्बन से हटा दिया जाए तो शेष कहलाता है। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं बच्चों, ठीक है। पहला केसेस क्या है? पहला केस के बारे में करते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया गया, एक बेसिक तौर पर एक तो बनता है बेसिक जनरल केस और एक बनता है स्पेशल केस। हम बात कर रहे हैं अभी जनरल केस की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जनरल केस की बात कर रहे हैं। जनरल केस में जो बुलाया जाता होता है एरियल बोला जाता है। सॉरी, जनरल केस में क्या बोला जाता है? इसे एरियल बोला जाता है। अगर आपसे यहीं ये पूछ लिया जाता है कि सर स्पेशल केस में क्या बोला जाता है, आपसे पूछता है कि स्पेशल केस में क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? सर फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्पेशल केस के अंदर? फाइल बोला जाता है, PHYEL। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। स्पेशल केस की तो ये होगा और जनरल केस की क्या है? ये होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण चट्टानें लाल व पीली हो जाती है? चट्टानों में आयरन पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? चट्टानों में आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाती है। अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके उनका क्षय हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चट्टानों में आयरन होने के कारण वो लाल और पीली हो जाती है। और कौन सी अभिक्रिया घटित होती है इसमें? तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसे उठाना होगा? यानी ये कहना चाह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा बच्चों? इसके भंडार को सोना जारी करना होगा? नहीं। खुले बाजार में बॉन्ड खरीदे जाएंगे। हाँ, ये सही है। विनिमय के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को प्रतिबंधित करना होगा? नहीं। IMF के साथ किस्त भंडार बताएं? नहीं, बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। खुले बाजार में बॉन्ड खरीद लेंगे बच्चों। क्या करेंगे? ओपन मार्केट में क्या परचेज कर लेंगे? बाई कर लेंगे, बॉन्ड्स को परचेज अपन कर लेंगे। अब आइए RBI की बात। ठीक है, हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों।
आरबीआई की जो स्थापना होती है बच्चों, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। जब ये गवर्नर होते हैं, अंग्रेजों के गवर्नर होते हैं, उनका नाम होता है स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन होते हैं? सीडी देशमुख साहब। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है। अभी हाल ही में कौन है? मल्होत्रा साहब हैं, प्रेजेंट गवर्नर। ये आप ये लोग यहां से ध्यान रखना, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना, इंडियन गवर्नर और करंट वाले अभी गवर्नर। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों? मुंबई में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ये आरबीआई की थोड़ी सी कहानी है, ये हमें ध्यान रखना। ये सेंट्रल बैंक है जो कमर्शियल बैंकों की निगरानी करता है। कमर्शियल बैंक जो हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उन पर ये जो कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है? हमारे देश में आरबीआई करता है। ये बात आप लोग इसे सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चलते हैं। नए राज्य के गठन के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा संशोधन किया जाना है? हमें नए राज्य से रिलेटेड कोई भी कार्य करना है तो उससे किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में हमें कार्य करना होगा, अमेंडमेंट या संशोधन करने होंगे। तो वो शेड्यूल होगा बच्चों। अनुसूची पूछी गई तो शेड्यूल पूछा गया तो पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फर्स्ट अनुसूची में राज्यों से रिलेटेड, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से ये रिलेटेड है। प्रदेशों से साइड में हो जाता हूं, प्रदेशों से संबंधित है। ये बात बच्चों आप लोग यहां से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें बात की जाती है वेतन व भत्ते की, सैलरी से रिलेटेड या भत्ते से रिलेटेड। जो गवर्नमेंट में जो कार्यरत लोग हैं उनके वेतन या भत्ते से रिलेटेड जो बातें होंगी वो कौन सी में होंगी? दूसरी अनुसूची में होंगी बच्चों। ये बात समझ में आई। अब नवी अनुसूची में किससे इसमें लैंड रिफॉर्म्स होते हैं बच्चों। इसमें क्या होते हैं बच्चों? लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? थर्ड में क्या होगा बच्चों? शपथ से रिलेटेड कार्य होंगे। अब देखो पहली अनुसूची में हमने देखा कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा। दूसरी अनुसूची वेतन व भत्ते से होगा। तीसरी शपथ से रिलेटेड होगा। और नवी भी जो होगी, चौथी नहीं दे रखी, नवी दे रखी है, तो यहाँ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। तो हमारा तो आंसर यहीं पे मिल गया कि नए राज्य के गठन के लिए कौन सी उत्तरदायी है? पहली अनुसूची उत्तरदायी है। कौन सी सूची उत्तरदायी है सर? पहली अनुसूची। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का संविधान और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को स्थगित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार देता है। अपीलीय न्याय क्षेत्र, मूल न्यायाधिकार या सलाहकार क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र। तो ये देता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि मूल न्याय अधिकार देता है बच्चों। क्या देता है? ये मूल न्याय अधिकार देता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 52 जो न्यायाधीश चुने गए हैं वो कौन है? BR गवई। ये बात आप लोग यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, एस्टेब्लिश कब हुआ? दूसरा बताना है कि पहले हाई कोर्ट कहाँ पे ओपन किए गए थे। फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। प्राचीन भारत के जौरवे संस्कृति नाम निम्न में से किस राज्य के उसी नाम के स्थान पर रखा गया? ये पूछा गया है कि जौरवे जो संस्कृति है वो कहाँ पे मिली। चलो इसको मैं पूरा एलोबरेट करता हूँ। जौरवे जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र में है बच्चों। जौरवे संस्कृति जौरवे संस्कृति कहाँ पे है बच्चों? तो जौरवे जो संस्कृति है वो है महाराष्ट्र में, करंट सिचुएशन से महाराष्ट्र। ये ताम्रयुगीन है बच्चों। कैसी है?
ताम्रयुगीन है। ताम्रयुगीन में कच्चे मकान होते थे बच्चों, मिट्टी के कच्चे मकान, कच्चे मकान मिट्टी के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब जब महाराष्ट्र की बात आती है तो यहाँ के सीएम साहब बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं हमेशा ही। तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिन्हें सेवन आइसलैंड सिटी कहा जाता है। मुंबई, मुंबई इसे क्या कहा जाता है बच्चों? सेवन आइसलैंड सिटी कहा जाता है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत देश की मुंबई को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। अपने मुद्दे पर आते हैं वापस से। तो आंसर क्या है? जौरबे संस्कृति कहाँ पे बच्चों? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बाकी जो राज्य दे रखे हैं जैसे कि मैं गुजरात, उस राजस्थान का, राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है बच्चों? बेंगलोर। इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है बच्चों। आगे है गुजरात यानी कि गांधीनगर। ये सारी बातें अपन को यहाँ से याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आराम से। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, फिर अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसके इशारे पर फतवा आलमगीरी के नाम पर इस्लामी कानून का व्यापक संहिताकरण किया गया था? देखो भैया, आलमगीर, आलमगीर जिस व्यक्ति का नाम था उसका नाम था औरंगजेब। अब इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ आपको पूरी की पूरी। ठीक है, आलमगीर यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे लेकिन हम औरंगजेब पर ख़त्म नहीं करेंगे बच्चों। औरंगजेब, उससे पहले मैं बताऊंगा कौन क्या था। पहले मैं एक बार औरंगजेब का थोड़ा सा बता देता हूँ। औरंगजेब का जो जन्म होता है वो होता है 1618 में। 1618 में होता है बर्थ। इसकी डेथ होती है 1707 में। सोलह 1707 में होती है। औरंगजेब नाम तो सुना ही होगा इसका, ऐसी बात नहीं है। हाल ही में छावा मूवी आई थी तो ये बहुत फेमस हो गया बंदा। अब इसकी आलमगीर, इसकी पुस्तक का नाम क्या बताया गया यहाँ पे? फतवाए आलमगीर। पुस्तक नहीं है, मतलब एक आदेश दिया गया था, फतवाए आलमगीरी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कानून व्यवस्था होगी वो शरीयत के अनुसार चलेगी। जो कानून व्यवस्था होगी बच्चों किसके अनुसार चलेगी? कानून व्यवस्था शरीयत के अनुसार चलेगी। शरीयत के मतलब इस्लामी जो कानून है उसके अकॉर्डिंग यह चलनी चाहिए। ये फतवाए आलमगीरी होता है। ये जो बेहतरीन उस समय के जो ज़्यादा अच्छे जो मौलवी थे उनका एक ग्रुप बनाता है, उनसे ये कार्य करवाता है। मौलवी के समूह के द्वारा किया गया था। ये समूह के द्वारा यह फैसला लिया जाता है। और फैसला क्या था? फतवाए आलमगीर। फतवाए आलमगीर जो लिया जाता है मौलवियों के समूह के द्वारा लिया जाता है। ये मुगल सल्तनत का एक राजा होता है। इसके फादर का नाम था शाहजहां। शाहजहां ये कौन था भैया? इसका फादर था। इसकी माँ का नाम था मुमताज महल। मदर का नेम जो था मुमताज महल। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी, मुमताज महल। ठीक है, शाहजहां। शाहजहां के फादर का नाम होता है जहांगीर। आपको यह बताता हूं, शाहजहां जो था आर्किटेक्चर, गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर बच्चों, गोल्डन टाइम ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल स्थापत्य कला का क्या होता है? ये स्वर्ण काल होता है। मुगल जो काल रहा उस मतलब कि शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला में। और इसके को कहा जाता है बच्चों
पेंटिंग गोल्डन टाइम। और इसका फादर था दी ग्रेट अकबर, जिसे महान अकबर के नाम से कहते हैं, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया इसका हुमायूं और बाबर। अभी हाल ही में एनसीईआरटी बुक में कुछ चेंज किए गए, इसको क्रूर शासक बताया गया है, जैसे महान नहीं बताया गया बल्कि क्रूर शासक बताया गया। उसके पीछे कारण क्या है? क्रूर शासक बताया गया, इसे मैं आपको बताता हूँ, क्रूर शासक बताया गया है। रीजन है कि 1578 में एक युद्ध होता है जिसमें मेवाड़ पे ये चढ़ाई करता है। मेवाड़ पे चढ़ाई करने के पश्चात मेवाड़ में जो लोग थे, जो किसान लोग थे, जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, उन पर क्रूरता से हमला करता और 30,000 से अधिक लोगों को, महिलाओं को, किसानों को, बुजुर्ग लोगों को ये बर्बर तरीके से मारता है। इस वजह से इसको ये सारी उपाधियाँ दी जा रही हैं। अकबर के 3 बेटे होते हैं बच्चों, 3 बेटे, उनमें से एक होता है जहांगीर, और बाकी जो 2 बेटे ना, 1 नंबर और 2 नंबर, बड़े 1 नंबर के शराबी आदि, 1 नंबर के शराबी, ये मस्त तरीके से शराब पीते थे और दे दो ना दो शराब पी कर टपक गए, मतलब पी कर शराब मर गए। एक बेटा बचता है जिसका नाम होता है जहांगीर। यह भी अपनी बुक में क्या लिखता है? ये भी अपनी बुक में लिखता है कि मैं सुबह 4 पैग लगाता हूँ, सुबह 4, दोपहर में 12 और शाम को फिर मैं 8 लगाता हूँ और तब मैं सोता हूँ। ये 1 नंबर का ये भी पियक्कड़ी, लेकिन बाप है तो भाई आएगी उसकी, तो इसे फाइनली राजा बना दिया जाता है। फिर आप आपके सामने है सारी की सारी कहानी। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो मुगलिया सल्तनत एक तरीके से ये समाप्त हो जाती है। 2 चीज़ याद रखनी है यहाँ से, आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम, पेंटिंग का गोल्डन टाइम, ठीक है। ये आपको एक बात ध्यान रखना, अकबर एक धर्म चलाता है जिसका नाम होता है दीन-ए-इलाही। ये भी भगवान बनना चाह रहा था और इसने भी धर्म बनाने की कोशिश की, भाई मेरी भी पूजा करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें थोड़ी सी इसमें पैरामीटर्स बदल दिए गए थे। ये अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने का चाह रहा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ये आलमगीर यानी कि औरंगजेब। हिरोशिमा और नागासाकी शहर जापान द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस शहर पर, किस द्वीप पर ये स्थित है? देखो 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासा, ठीक है। 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945, 2 न्यूक्लियर अटैक होते हैं जापान के ऊपर, ठीक है। पहला जो शहर होता है वो होता है हिरोशिमा, जिस पर अटैक होता है। हिरोशिमा कब होता है बच्चों? 6 अगस्त 1945 में होता है। और जिस द्वीप पर स्थित है वो है होन्शु। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखनी है अपने को, और यही हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा के अलावा होता है नागासाकी। नागासाकी पर होता है, और ये किस द्वीप पर है बच्चों? ये है कुइशू पर। ये ही हमसे पूछा जा रहा है। ये जो हमले किए थे अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो करवाए थे। किसने करवाए थे बच्चों? अमेरिकन गवर्नमेंट इनका करवाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब इन मिशन का नाम दिया गया था, इस मिशन का नाम दिया गया था लिटिल बॉय। इस मिशन का नाम क्या था बच्चों? लिटिल बॉय। और इसका था फैट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन मिशनों के नाम जो दिए जाते हैं, इस घटनाओं के नाम, इसका तो दिया जाता है लिटिल बॉय और इसका दिया जाता है फैट मैन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आवाज़ क्लियर है ना? हाँ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। होसू और सिकोयू, ये बात कोईशू, सॉरी होसू, और ये सिको की गलत दे रखा है, कोईशू है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखला के डूबे हुए भाग को क्या कहलाते हैं? अंडमान और निकोबार में जो द्वीप डूबे हुए हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कहा पेगुयुमा, ठीक है, पेगुयुमा कहा जाता है, टियानशान कहा जाता है, अक्साई चिन कहा जाता है, अरक्कन योमा कहा जाता है। बोलो सर अक्साई जो अस्काई जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अलग क्षेत्र कहा जाता है। हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली अंडमान और निकोबार का, ये होता है अरकान योमा। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अरकान योमा कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द कृषि शॉट का उपयोग यानी एग्रीकल्चर शॉट किस खेल में यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिकेट के अंदर। किस में यूज किया जाता है ये वर्ड? ये क्रिकेट में यूज किया जाता है। जैसे क्रिकेट हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से जो लीग चल रही थी, लेजेंड लीग, वो मना कर दिया खेलने से।
लेजेंड लीग खेलने से भारत ने मना कर दिया। और वहाँ के सो कॉल्ड एक बैटर है, बॉलिंग करता है, क्या करता है, शाहिद अफरीदी, नाम भी क्या लिखें उसका, तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि खेलने तो हमसे ही आना है। मतलब बर्बरता इतनी बढ़ा रहा है भाई, इतना लोगों को भड़का रहा है कि हद से ज़्यादा। जब पहलगाम हमले होता है, सिंदूर अटैक किया जाता है, तो उसके बाद वो जीतने की खुशी में जुलूस निकालता है। आप सोच रहे हो किसी युद्ध को जीत रहा है या हारा, वो मैटर ही नहीं किया, वो जुलूस निकाल रहा है, लोगों को भड़काऊ चीज़ें कर रहा है। हमारे देश में किसी क्रिकेटर ने या किसी सेलिब्रिटी ने ऐसा कार्य नहीं किया, क्योंकि हम 27-28 जो डेथ हुई थी उनसे बहुत ज़्यादा आहत थे। बल्कि वहाँ पर सभी को क्लियर था, हाँ लोग मारे गए हैं, वहाँ के चीज़ें नेस्ता नाबूद की गई, तभी भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। आपने देखा होगा ये फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, आर्मी और आतंकवादी दोनों ही साथ में थे, तो कुछ लोग तो मारे गए थे, लेकिन वो जिस तरीके से खुशियाँ शाहिद अफरीदी मनाई, उससे पता लगता है कि वो मेंटली बीमार हैं। जब कोई मेंटली बीमार होता है ना, जैसे आपके घर में बीमार है, तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता, तरस खाया जाता है। उस पर क्या किया जाता है, तरस खाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, शाहिद अफरीदी मेंटली बीमार है, शाहिद अफरीदी मेंटली बीमार है, उसमें हमें तरस खाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान इन्हें आप सद्बुद्धि दें। ठीक है, तो अब बात आती है लेजेंड लीग मना कर दिया। जैसे क्रिकेट की बात आती है, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, मुंबई में है। स्थापना कब होती है उसकी, 1909 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1928 में। ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। अब आपको एक और चीज़ बताएं, क्रिकेट के गॉड किसे कहा जाता है, हिटमैन किसे कहा जाता है, ये सब नेम भी पूछ लिया था। किंग किसे कहा जाता है, दादा, नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है, नवाब ऑफ नजफगढ़, नवाब ऑफ नजफगढ़। ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है ना। हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है, रोहित शर्मा। ठीक है। किंग विराट कोहली को कहा जाता है। दादा सौरभ गांगुली को कहा जाता है। और ये वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। यह ग्रीक कलात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है और मानव देवता कह अवधारणा अनिवार्य रूप से ग्रीक पौराणिक संस्कृति से प्रेरित है। चलो ये ठीक है कहीं तक। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने इंडो ग्रीक शासकों को उदार संरक्षण किया। नहीं, ये तो बात सही है कि ये ग्रीक कलात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये इंडो ग्रीक शासकों को नहीं करता, ये कुषाण शासकों को करता है बच्चों। कुषाण शासक में एक शक्तिशाली हुए कनिष्क, उन्हें करता है ये बात ध्यान रखना। तो ये तो गलत है एकदम। कहा जाता है कि मूर्तिकला के गांधार नए स्कूल में लहराते बालों, कंधों और जूतों को, सैंडल आदि को ढकने में योगदान दिया। सही बात है भैया, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। गांधार कला में मुख्य रूप से बौद्ध विषयों को दर्शाया गया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये बी ऑप्शन, बी गलत है। इसमें जो ये बताया गया इंडो ग्रीक शासकों को उदार संरक्षण किया है, नहीं, ये कुषाण शासकों ने किया है। ये बात ध्यान रखना, किसने किया, ये कुषाण शासकों ने किया है। ये अपन को यहाँ से ध्यान रखना। बी ऑप्शन नहीं है, बी आंसर है अपना। मेरी पसंदीदा प्रकृति की कहानियाँ पुस्तक किसने लिखी है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है बच्चों। किसने लिखी है, रस्किन। ये प्रकृति के प्रेम को बताने की कोशिश की है, पेड़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो बताने की कोशिश की है। जब विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, देखो मई महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। मई महीने के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है। ये मॉन्ट्रियक्स जो रिकॉर्ड है, ये रामसर साइटों को रिकॉर्ड करता है। अब देख लो कहाँ पे है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों और मूल पर्यावरण के बारे में, परिस्थितिक खतरे, एंथ्रोपोजेनिक या गतिविधियों के खतरे को तहत वेटलैंड साइट है, ये सही है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जीवों को लुप्त प्राय प्रजातियां, ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों के प्रत्यक्ष खतरे में तटीय। सर आंसर है रामसर साइट, ये याद रख लो बस।
हर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटॉल की नई आईसी कूल उत्पाद श्रृंखला के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? कैप्टन कूल यानी कि MS धोनी को चुना गया है। कैप्टन कूल MS धोनी को चुना गया है। ये बात आप लोग बच्चों यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व महासागर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 जून को। 2019 विश्व पुलिस और फायर गेम्स किस भारतीय राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे गुजरात में। कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे बच्चों? 2029 में गुजरात के अंदर आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये जो आयोजित किए जाएंगे बच्चों ये जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, 2025 में जयपुर में ये आयोजित किए जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जयपुर से आगे। 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ शुरू की गई इजरायली सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो इसका अभियान था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सलूशन किया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।